इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, SIFC इसको कहा जा रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी। पाकिस्तान में ज़ाहिर है डॉलर की शॉर्टेज भी है। आप मुमकिन तौर पर सरमायाकारी के इम्कानात को कैसे देख रहे हैं और क्या ये गेम चेंजर साबित हो सकता है? कितनी उम्मीदें इससे वाबस्ता की जा सकती हैं और जो उम्मीदें वाबस्ता हो रही हैं उसमें आप अमली तौर पर क्या इम्कानात देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया सब। देखिए, गेम चेंजर तो कोई चीज तब होती है जब उसके नतायज आना शुरू होते हैं। ये तो एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करने की बात है और हमें उस पर केयरफुल रहना चाहिए। देखिए, जहां तक SIFC के स्ट्रक्चर का ताल्लुक है, उससे एक अच्छा पैगाम गया है कि हाईएस्ट लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट एक तरजीह बन रही है और जो रेड टेप के हर्डल्स हैं उनको हटाया जा रहा है। यहां तक मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, लेकिन हमें कुछ चीजें हकायक को और एविडेंस को और बेस्ट प्रैक्टिसेस को और इकोनॉमिक्स को जहन में रख के देखनी है। देखिए, SIFC के थ्रू हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हमारे खास तौर पे गल्फ ममालिक के जो हुकूमतें हैं उनके जो सॉवरन वेल्थ फंड्स हैं वो मुनाफा कमाने के लिए पाकिस्तान के कुछ एसेट्स में, कुछ शेयर्स में, कुछ पोर्ट्स में, कुछ एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ये उस किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं होती जिससे बहुत फैक्ट्रियां लगती हैं, प्राइवेट सेक्टर लिंक्ड है, रोजगार बढ़ता है, लेकिन हाँ कुछ डॉलर का फ्लो आएगा जिससे गवर्नमेंट को अपने बैरूनी अदायगियों में कुछ थोड़ी सी सांस लेने की गुंजाइश मिल जाएगी। जहां तक इकोनॉमिक ग्रोथ का ताल्लुक है, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो बदलना है और लोन्स को घटाना है। उसके लिए हमें मैसिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की रिफॉर्म करने की जरूरत है ताकि प्राइवेट कैपिटल आना शुरू हो। ये हुकूमतों का पैसा है, प्राइवेट कैपिटल नहीं है। मैं इसको अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें दोनों तरफ काम करने की जरूरत है क्योंकि सस्टेनेबल वो है। क्योंकि प्राइवेट कैपिटल आता है, वो साथ टेक्नोलॉजी लाता है, साथ स्किल्स लाता है, और वो अगर हम एक्सपोर्ट पे फोकस करें, जहां तक ये इन्वेस्टमेंट है, ये एक्सपोर्ट पे फोकस अभी नहीं करेगी। ये इन्वेस्टमेंट तो बेसिकली हमारे एसेट्स खरीदेगी। सही है। जब आप ये कह रहे हैं सर कि रेड टेप्स हटाने के लिए ज़ाहिर है हिकमत अमली बनाई जाएगी, जब हम इन्वेस्टमेंट को इनवाइट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आएगी, तो फिर आप देखते हैं कि बहुत सारी हर्डल्स जो एक्सपोर्टर्स के लिए हैं या उनके मुतालबात हमेशा रहते हैं, खासतौर पर एनर्जी सेक्टर के हवाले से, कंपेटिटिव प्राइस के हवाले से, तो एक्सपोर्टर्स की भी जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी और पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी फिर बेहतरी की उम्मीद पैदा हो जाएगी। देखिए, जहां तक तो रेड टेपिज्म का ताल्लुक है, उसके लिए तो बिल्कुल ये होना चाहिए और वो डंडे से ही मामला तेज चलते हैं। और SIFC ने अब कुछ अपने सेक्रेटेरिएट को, जो कि मेरा पहले बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ही सेक्रेटेरिएट है, उसको कुछ टीथ दिए हैं कि आप चीजों को स्पीड अप करें। लेकिन मुझे जिस चीज पे वरी या कंसर्न है कि SIFC हमारे हुकूमत के जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स, उनके अंदर कॉम्पिटेंस कहां से लाएगी? देखे ना, एक काम है कि काम को डिले करना, एक है काम का ना आना। तो वो जो ना आने वाली सलाहियत का इशू है वो बहुत डीप रूटेड है और उसके लिए SIFC को चाहिए, मेरी उसको राय है कि वो 20-25 एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप लगाए, उनको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में पार्क करे, जिसमें बैंकर्स भी हों, इंजीनियर्स भी हों, इकोनॉमिस्ट भी हों, लॉयर भी हों, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं बहुत सेंसिटिव एरिया है, और वो लोग निगोशिएट करें, वरना एसेट प्राइसिंग असद साहब उसके ऊपर मसला आ सकता है, कॉन्ट्रैक्टिंग पे मसला आ सकता है। और जब आप हरीडली ट्रांजैक्शंस करने की कोशिश करते हैं तो अगर कॉम्पिटेंस ना हो तो उसके अंदर गलतियों की गुंजाइश रहती है। सही है। अच्छा हारून साहब, एक्सचेंज रेट पर बहुत ज़्यादा परेशानी थी पिछले कुछ अरसे में। हम देख रहे थे कि मुसलसल रुपया गिर रहा है, डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा है। इंटरबैंक में 307 पे को भी क्रॉस किया पिछले दिनों, और जो ओपन मार्केट है वहाँ तो 334-35 तक भी पहुँचा हुआ था। लेकिन हालिया जो डेवलपमेंट्स हैं और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ की कारोबारी हजरात से मुलाकातों के बाद हमने देखा है कि ओपन मार्केट और इंटरबैंक में तकरीबन बराबर हो गया और नीचे भी आया है। इंटरबैंक से भी जो है वो 302 पे वापस आ गया 307 से होकर। तो आप इस प्रोजेक्शन को अब कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में? क्या ये मजीद वापस आएगा? पोटेंशियल कितना है रुपए में? कहाँ तक इस वक्त आ जाना चाहिए? ये जो मसनूई तरीके से रुपया ऊपर जा रहा था, इस पे जब इसको कंट्रोल किया जाएगा तो ये कहाँ आके रुक जाना चाहिए? देखिए, जहां तक तो रेड टेपिज्म का ताल्लुक है, उसके लिए तो बिल्कुल ये होना चाहिए कि काम को डिले करना। एक है काम का ना आना। तो वो जो ना आने वाली सलाहियत का इशू है वो बहुत डीप रूटेड है और उसके लिए SIFC को चाहिए, मेरी उसको राय है कि वो 20-25 एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप लगाए, उनको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में पार्क करे, जिसमें बैंकर्स भी हों, इंजीनियर्स भी हों, इकोनॉमिस्ट भी हों, लॉयर भी हों, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं बहुत सेंसिटिव एरिया है, और वो
देखिए सब, जिस वक्त भी जिस मुल्क के अंदर रेगुलेटरी इदारे कमजोर हों, अपना काम ना कर रहे हों, पॉलिटिकल साइड पे बेयकीनी की सूरत हाल हो, तो हर चीज में स्पेकुलेटर आ जाते हैं। चाहे वो चीनी की कीमत हो, गंदम की कीमत हो, डॉलर की कीमत हो, वो मार्केट के अंदर बेयकीनी को एक्सप्लॉइट करते हैं और जो मिडिल क्लास या लोअर है उनमें खौफ पैदा करते हैं। लोग अपने एसेट्स को डॉलर्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं और यही पाकिस्तान में हो रहा है। जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जिनका आपने जिक्र किया, जिसके अंदर आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दी और अभी एक्सचेंज कंपनियों के ऊपर रेगुलेशन को तगड़ा किया गया, ये अच्छी बात है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि ये स्पेकुलेटर्स को मार्केट में थोड़ा डर हो कि कोई उन्हें देख रहा है। लेकिन हमारे इदारों को ये पहले काम करने से रोक तो कोई नहीं रहा था। मेरा सवाल ये है कि ये पहले काम स्टेट बैंक ने क्यों नहीं किया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पहले क्या कर रही थी? तो एक चीज तो वाज़ेह होगी कि हमारे इदारे जो हैं उनकी कैपेबिलिटी पे सवालिया निशान है। अब आइए फ्यूचर की तरफ। देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से कुछ हकीकत पसंदाना, जिसको हम कहते हैं बैलेंस, हमारी एक्सचेंज रेट में आएगा और आ रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्रॉनिक मसला तो यही है कि हमने कोई 25-28 अरब की अदायगियां करनी है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहे हैं। एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए मुझे खदशा ये है कि SIFC को यूज करके हमारे वही पुराने जो बिजनेसमैन हैं वो अपने सेक्टर्स पे अपनी इनएफिशिएंसीज पे मजीद सब्सिडी मांगेंगे। जरूरत इस अमर की है कि हम सब्सिडी ऐसी दें जिससे हमारी एक्सपोर्ट की वैल्यू ऐड हो और वो कंपेटिटिव हो। लेकिन अगर आप खुद एक प्रोडक्ट महंगी बना रहे हैं या आपको नहीं आती है और आप हुकूमत से पैसे लेके उसको करते हैं तो वो सस्टेन नहीं करती। हमारा बारहा ये मसला रहा है। तो एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस के लिए एक बड़ी मजबूत इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जरूरत है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जो हुकूमत जिसपे पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है इंटरम, वो कोई 2 माह में एक वाइट पेपर लिखे कि आगे के लिए हमारे पास हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज यहां है और हमने इंसेंटिव शिफ्ट करने हैं। जिनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं सालों से और रिटर्न नहीं दे रहे, उनको अब जरा हाथ खींचने की जरूरत है। चाहिए। और सर, डॉलर की बात हो रही थी, तो आपके ख्याल में डॉलर कहां पर आकर रुक जाए और पे स्टे करे कुछ अरसे के लिए? क्या इसकी, क्योंकि हम देखते थे कि जब ये डॉलर 220-30 पे गया था तो उस वक्त भी इसहाक डार साहब सजेस्ट करते थे कि इसको 200 से नीचे होना चाहिए, इसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो ये है। फिर अभी जब वो 300 पे गया है तो भी वो समझते थे कि ये कोई 240, 230 या फिर बाद में खैर उन्होंने ज़्यादा की एक फिगर भी दी। एक्चुअली आपके ख्याल में कहाँ पर आकर इसको रुकना चाहिए और वहाँ पर स्टे करे तो कारोबारी हजरात में एक एतमाद पैदा हो जाएगा? देखिए, उसको एक मार्केट फोर्सेस के हिसाब से रुकना चाहिए। आर्टिफिशियली जो भी चाहेगा, विश लिस्ट तो मेरी भी है कि डॉलर 50 रुपए का हो, लेकिन इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। आई एम अफ्रेड जो करता है और खास तौर पे जिम्मेदार कुर्सी पे बैठ के करता है वो गलत करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत टेक्निकल मसला है। ये दुनिया की मईशतों से जुड़ा हुआ है। इसको समझने के लिए हमें वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज चाहिए कि कहां डिमांड बढ़ रही है, कहां सप्लाई बढ़ रही है, डॉलर की जो प्रिंटिंग कितनी हो रही है। हमारे पास वो सलाहियत नहीं है, तो मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। हाँ, जो हमारा इस वक्त मार्केट फोर्सेस हैं कि जो तलब और रसद है उसको बैलेंस किया जाए तो डॉलर की एक स्टेबल हो जाएगी कीमत। जिस भी कीमत के ऊपर असद साहब डॉलर 30 से 60 दिन रुकता है वो उसकी असद कीमत है। अगर आप आर्टिफिशियली करेंगे तो वो फिर थोड़े दिन रहता है और फिर वो उससे डबल स्पीड से स्लाइड करता है और हमने ये बार बार देखा है। जरूरत इस अमर की है कि एक तो बेयकीनी, जो मैं बार बार कह रहा हूं, इंटरम हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए। जो इन्वेस्टर्स हैं और जो बिजनेस डिसीजन करने वाले लोग हैं या इदारे हैं इंटरनेशनल, वो इंटरम को के जमाने में डिसीजन रोक लेते हैं क्योंकि उनको पता होता है इसकी एक मुद्दत थोड़ी है, इसके बाद किसी और से डील करना है। अगर हम कुछ सर्टेनिटी दे पाए तो मार्केट्स में इस्तेहकाम आएगा। अच्छा अरुण साहब, पावर सेक्टर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। सर्कुलर डेट जो है ये एक रोग बन चुका है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। अभी ये हमें पता चला है कि 589 अरब की बिजली तो चोरी हो जाती है। जाहिर है अगर इतनी बिजली हर महीने चोरी हो रही हो तो सर्कुलर डेट और बाकी चीज़ें वो तो फिर बढ़ती चली जाएंगी। इस वक्त जो एक कोशिश हुई है बिजली चोरों और गैस चोरों के खिलाफ एक कार्रवाई की, आप क्या देखते हैं, इससे क्या इम्पैक्ट आएगा और इसका तसलसल कितना ज़रूरी है?
जी बिल्कुल, चोरी रोकनी चाहिए। देखें, एक आदमी जो लेजिटिमेटली अपना बिल पे कर रहा है और दूसरा मुफ्त में चुरा रहा है, तो उसकी कॉस्ट उस गरीब को क्यों पास ऑन की जाए? तो उसके लिए तो मैं टोटली इसको सपोर्ट करता हूं। बट आप ये बताइए कि इतने सालों से जो लोगों को अभी पता चला, ये डिस्कोस को तो पिछले 20 साल से पता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, तो वो चोरी रोकने में नाकाम हो गए हैं। तो इस वक्त उनकी गवर्नेंस को बिल्कुल चेंज करने की जरूरत है। ये ब्यूरोक्रेसीज के हाथ से निकाल के प्रोफेशनल्स को दीजिए और उनको स्पेस दें, ताकि वो चोरी रोकने के और टेक्नोलॉजी को यूज करके साइंटिफिक तरीके से इकदामात करें। दूसरी चीज ये है कि ट्रांसमिशन के लॉसेस भी हम पास ऑन करते हैं, जो एनटीडीसी हुकूमत की कंपनी है। हम अगर अपने खित्ते में ही देखें तो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंपेटिटिव बुनियाद पर हुकूमत के हाथ से कब से निकल चुकी है।